हेलो बडीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कोर थीम ऑफ फेमिनिज्म, सेक्स एंड जेंडर। उसके इसी लेक्चर में हम लास्ट में देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो मैंने यूएन वुमेन से लिए हैं, ऑक्सफैम इंडिया से लिए हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, बहुत ही ऑथेंटिक हैं, बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज से लिए गए हैं। इन्हें आप आंसर्स में कहीं भी कोट कर सकते हैं, सोसाइटी में, आप एसेज में कोट कर पाएंगे, आप इनफैक्ट फेमिनिज्म लिखेंगे पॉलिटिकल साइंस में, उसमें भी कोट कर पाएंगे। तो इससे पहले कि मैं सेक्स एंड जेंडर स्टार्ट करूं, हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ लिया था। हमने ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पढ़ लिया था, हमने फर्स्ट और सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म पढ़ लिया था, हमने देखा था कोर थीम ऑफ फेमिनिज्म, रीडिफाइनिंग द पॉलिटिकल, पैट्रियार्की। रीडिफाइनिंग द पॉलिटिकल में फेमिनिस्ट आर्ग्यू कर रहे थे कि जो पर्सनल है उसे पॉलिटिकल समझना चाहिए, पर्सनल इज पॉलिटिकल, क्योंकि तभी वुमेन इश्यूज इलेक्शन का पार्ट बनेंगे और उस पर डिबेट होगा और फिर वुमेन के इंटरेस्ट में चीज़ें आएंगी। तो जो फेमिनिस्ट है वो डिमांड करते हैं, इनफैक्ट आर्ग्यू करते हैं पर्सनल इज पॉलिटिकल। इसी का ही मैनिफेस्टेशन देखेंगे, इसी लाइन में डेवलपमेंट को आप देखेंगे जब सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन करती है 497 सेक्शन एडल्ट्री पे, या जब सुप्रीम कोर्ट या जब गवर्नमेंट लेकर आती है लॉ डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, क्योंकि वो पर्सनल इज पॉलिटिकल समझती है। क्योंकि पर्सनल इज पॉलिटिकल अगर होगा या गवर्नमेंट या स्टेट रिकॉग्नाइज करेगी इस बात को कि पर्सनल लाइफ में भी पॉलिटिक्स होता है, क्योंकि पावर स्ट्रक्चर्ड रिलेशंस है, तो वो उसके इंटरेस्ट में काम करेगी, वो इलेक्शन का इशू बनेगा। सिमिलरली हमने पैट्रियार्की पढ़ी थी। पैट्रियार्की में हमने देखा था कि किस तरह से आज भी इंस्टीट्यूशंस, स्टेट इंस्टीट्यूशंस पैट्रियार्की का मैनिफेस्टेशन है। उसके एग्जाम्पल में हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 2 वुमेन हैं जो कि अभी हैं फीमेल्स। हम देखेंगे, हमने देखा था कि 14% वुमेन ही हैं, 13.69 समथिंग, 14% वुमेन ही हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन है 17th लोकसभा में। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि अमर्त्य सेन बात करते हैं मिसिंग वुमेन के बारे में। सिमिलरली हमने ये भी देखा था कि कैसे पैट्रियार्की ओवर आर्चिंग कॉन्सेप्ट है, पितृसत्तात्मक जो समाज है वो किस तरह से हम सबके दिमाग में पूरी तरह से डोमिनेट कर गया है। आज हम देखेंगे सेक्स एंड जेंडर के बारे में और इससे इंटरेस्टिंग हम फैक्ट्स भी देखेंगे। तो सेक्स एंड जेंडर से स्टार्ट करते हैं। तो सेक्स एंड जेंडर में आप देखेंगे कि सेक्स और जेंडर को फेमिनिस्ट आर्ग्यू करते हैं ये दोनों अलग चीजें हैं। जेंडर बेसिकली सोशलाइजेशन से आता है, सेक्स है बायोलॉजिकल आइडेंटिटी। तो हम देखेंगे कि कंजर्वेटिव्स क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट क्या कहते हैं इन सब के बारे में। तो कंजर्वेटिव्स जो हैं उनका कहना है कि जो जेंडर डिवीजन है सोसाइटी में वो नेचुरल है, और ये इनका मानना है। कंजर्वेटिव्स हमने पहले भी आइडियोलॉजी में देखा था कि कंजर्वेटिव्स वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो प्रिविलेज एंजॉय करती है एंड दे डू नॉट वांट टू गिव अवे देयर पावर और देयर प्रिविलेजेस व्हिच दे आर एंजॉयिंग राइट नाउ। तो यही रीजन है कि कंजर्वेटिव्स बोलते हैं कि विमेन जो है, क्योंकि वो पैट्रियार्कल सेटअप से आते हैं तो वो चाहते हैं कि वो प्रिविलेज हमेशा एंजॉय करें। तो उनका कहना है कि फिजिकल स्ट्रक्चर जो है विमेन का वो सूट करता है उनका सबऑर्डिनेट स्टेटस या डोमेस्टिक रोल सोसाइटी में। उनका मानना है कि बायोलॉजी इज डेस्टिनी। इस तरह के फ्रेजेस आपको यूज करने चाहिए आंसर में, क्योंकि ये बात आपको एक्स्ट्रा एज देते हैं दूसरों से कंपैरिजन में। तो उनका कहना है कि क्योंकि विमेन का रोल, विमेन की बॉडी ही ऐसी है कि वो सिर्फ चाइल्ड रेयरिंग, चाइल्ड केयरिंग, डोमेस्टिक रोल में ही कन्फाइन रहकर रह जाए। तो उनका एक और भी आर्ग्यूमेंट आता है कि ब्रेन है जो मैन का वो लार्ज होता है तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो इसके अगेंस्ट में फेमिनिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि विमेन का 2 छोटा है ब्रेन, लेकिन उनका ब्रेन उनके बॉडी के प्रोपोर्शन में लार्ज है मेल से। तो ये आर्ग्यूमेंट देते हुए फेमिनिस्ट बोलते हैं कि उस हिसाब से तो विमेन ज़्यादा इंटेलिजेंट हुई। तो अगली बार कभी भी कोई लड़का किसी भी लड़की को ये बोले कि दिमाग से तो छोटी ही होती हैं लड़कियां, तो आप उन्हें ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। सिमिलरली उनका कहना है, जो शॉविनिस्ट हैं उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया, मेल शॉविनिस्ट की, जो विमेन हैं वो फिजिकली उतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो इस तरह के काम ले पाएं या बाहर जाकर कुछ काम करें।
तो इसका भी काउंटर आर्ग्यूमेंट फेमिनिस्ट देते हैं। उनका कहना है कि सोशलाइजेशन ही ऐसा हुआ है वुमेन का कि वो ये काम करते हैं, वो ऐसा उन्हें बाहर का काम करने नहीं दिया जाता है, उन्हें फिजिकल आउटडोर वर्क नहीं दिया जाता है, उन्हें उनका फिजिकल एक्सरसाइज भी इतना नहीं होता, ये स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं स्टीरियोटाइपिंग की वजह से, तो उनका मैस्कुलिन फिजिक नहीं है। यही रीज़न है कि वो वीक है रिलेटिवली। लेकिन फिर उसके कंटिन्यूएशन में ये बोलती हैं कि चल ये ठीक है, फिजिकली वीक है, लेकिन ये फिजिकल स्ट्रेंथ का जो चीज़ है वो एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी में या इंडस्ट्रियलाइजिंग सोसाइटी में फिर भी एक बार को आप आर्ग्यू कर सकते हैं। लेकिन डेवलप्ड सोसाइटीज़ में तो वैसे भी विमेन मतलब मशीन फिजिकल काम करती हैं, तो वो भी बोलते हैं कि ये भी आर्ग्यूमेंट कोई खास अच्छा नहीं है कि फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से विमेन को सबऑर्डिनेट स्टेटस देना चाहिए। उनका ये मानना है कि जो चाइल्ड बियरिंग है ये वो इस फैक्ट से डिनाई कभी भी नहीं कर रहे हैं कि बायोलॉजी को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो इस फैक्ट से नहीं डिनाई कर रहे हैं कि चाइल्ड बियरिंग का काम विमेन का नहीं होना चाहिए। उनका कहना चाइल्ड बियरिंग या विमेन मेंस्ट्रुएट करती हैं तो वो फीमेल सेक्स से रिलेटेड है, जेंडर एक कल्चरल टर्म है। अगर विमेन चाइल्ड बियर कर रही हैं तो ठीक है, चाइल्ड बियरिंग एक बार को नेचुरल है, लेकिन चाइल्ड रेयरिंग ये नेचुरल नहीं हो सकता है। ये एक्चुअली सोसाइटी का हमारे ऊपर इम्पोज किया थॉट है कि अगर चाइल्ड बेयर कर रही हैं तो माँ ही बच्चा का ध्यान रखेंगी, वही हस्बैंड्स का ध्यान रखेंगी, वही देखेंगी कि ऑफिस से कब कौन कैसे आता है, उनके खाने का ध्यान रखना, उनका डोमेस्टिक कोर्स करना, ये सारी चीज़ें। तो उनका कहना है कि जो चाइल्ड बेयरिंग, जो बच्चा कंसीव करती हैं विमेन वूम में रखती है 9 मंथ्स, तो वो चाइल्ड बेयरिंग और चाइल्ड रिंग का जो लिंक है वो कल्चरल है, वो बायोलॉजिकल नहीं है। तो वो इस चीज़ को चैलेंज करती हैं कि बायोलॉजी इज़ डेस्टिनी, मतलब कि आप अगर लड़की पैदा हुई हैं तो आपकी डेस्टिनी ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है। जैसे वही इसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप सोसाइटी में अगर वाना सिस्टम में देखेंगे कि आप अगर शूद्र पैदा हुए हैं तो आपकी डेस्टिनी ऑलरेडी डिसाइड हो गई, आप काम नहीं कर सकते। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले हुआ करता था, अब तो सबको फ्रीडम है कि वो अपना ऑक्यूपेशन खुद चूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली अगर आप में टैलेंट है तो उसके लिए। तो ये चीज़ें सोसाइटी में अभी भी एग्जिस्ट करता है कि फ्रीडम नहीं है लोगों के पास ऑक्यूपेशन चूज करने का। वो कंपल्शन भी हो सकता है या कोई और भी रीज़न हो सकता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मैनुअल स्कैवेंजिंग वाला मेरा लेक्चर है वो देख सकते हैं कि कैसे उनके पास चॉइस नहीं है ऑक्यूपेशन की। तो इसी लाइन में ये लोग बोलती हैं कि बायोलॉजी डेस्टिनी है, ये ज़रूरी नहीं है। उनका कहना है कि सेक्स तो बायोलॉजिकल है लेकिन जेंडर जो है वो कल्चरल है, क्योंकि सोसाइटी आपको इस तरह से सोशलाइज करती है, आपको इस तरह से आपकी अपब्रिंगिंग होती है, आपके मदर फादर आपके लेट आने पे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, आपको किचन के काम सिखा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें लड़कियों को सिखाया जाता है। अपब्रिंगिंग होने की वजह से वो ये सोच लेती हैं कि उनको वही काम करना है, उनको चाइल्ड बेयर करनी है। आप या अपब्रिंगिंग तो छोड़िए, चलिए ठीक है आपके पेरेंट्स नहीं, लेकिन आपके पेरेंट्स का जो रोल डिवीजन है वो देखकर भी आप बहुत बार सीखते हैं कि लड़कियां हमेशा किचन सेट क्यों लेकर आती हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल में देखा था कि मेरी सिस्टर है, उनके बच्चे हैं, तो वो जो मेरी नीस है वो हमेशा देखूंगी कि वो किचन के साथ काम करती है, लेकिन मेरा जो नेफ्यू है वो देखता है कि मैंने उसे देखा वो कार से खेलता है। तो ये चीज़ उन्हें सिखाई नहीं गई है या कोई बोलता नहीं है, उन्हें जो भी इंटरेस्ट आएगा वो ले सकते हैं। स्टिल वो देखती है कि उनके पेरेंट्स में क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ वर्क, उस चीज़ को वो ऑब्जर्व करते हैं और वही इम्बाइब कर लेते हैं। तो ये चीज़ है, सोशलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ता है। तो जेंडर इज़ अ कल्चरल टर्म, इनका फीमेल फेमिनिस्ट का मानना है, और सोसाइटी डिफरेंट रोल देती है, वुमेन को डिफरेंट इस तरह से आइडेंटिटी देती है। तो इसी आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे सिमोन डी ब्यूवॉयर बोलती हैं कि वुमेन आर मेड, दे आर नॉट बॉर्न। आप ऐसे ये भी फ्रेज बहुत यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत पॉपुलर है सिमोन डी ब्यूवॉयर का। तो जब भी आप सिमोन डी ब्यूवॉयर के बारे में लिख रहे होंगे तो आपको काउंटर आर्ग्यू करना है, तो आप लिखेंगे कंजर्वेटिव्स आर्ग्यू अगेंस्ट द स्टेटमेंट दैट women are made, they are not born, that biology is destiny।
क्योंकि बिकॉज दे आर born as women, their destiny is defined and they are actually destined to do this kitchen work, home chores, etc. तो लेकिन फीमेल्स का फेमिनिस्ट का मानना है कि ह्यूमन नेचर है वो एंड्रोजेनस है, क्योंकि लोग जो भी बेबी होता है वो फीमेल और फेमिनिन और मैस्कुलिन कैरेक्टर दोनों इनहेरिट करता है मेल से, अपने पेरेंट्स से, और यही रीज़न है कि वो दोनों कैरेक्टर्स इनहेरिट करता है। तो वो लोग आर्ग्यू करते हैं कि जो जेंडरलेस पर्सनहुड होना चाहिए, जेंडर जो है वो डाइवर्स होना चाहिए बायोलॉजिकल सेक्स से, मतलब कि किसी के काम में जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से उसका जेंडर होना चाहिए, बायोलॉजिकल सेक्स है उससे नहीं होना चाहिए। तो उनका कहना है कि एक्चुअली सोसाइटी एनजेंडर करती है सोशलाइजेशन से, कल्चर से। तो इन सारे आर्ग्यूमेंट्स के अगेंस्ट जो आता है डिफरेंस फेमिनिस्ट का आर्ग्यूमेंट आता है कि जो फेमिनिन नेचर है वो एक्चुअली बायोलॉजिकल डिफरेंस है, या जो डिवीजन ऑफ लेबर है उनके पर्सपेक्टिव से ये एक्चुअली बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से। तो आप सोचेंगे कि कंजर्वेटिव्स की तरह बातें कर रहे हैं, लेकिन ये कंजर्वेटिव्स की तरह बात नहीं करते। वो बोलते हैं कि जो सबऑर्डिनेट स्टेटस जो कंजर्वेटिव्स देते थे या खुद को सुपीरियर मानते थे, मेल्स को सुपीरियर मानते थे, वो वैसा नहीं करते हैं। वो एक्चुअली इसको पॉजिटिव एट्रीब्यूट देते हैं कि नर्चर करने की कैपेसिटी, कोऑपरेट करने का, इंट्यूशन का, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं और ये पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स देते हैं वेमेन को, मतलब वो एसेंस है वेमेन का, तो वो इसको पॉजिटिव एट्रीब्यूट देते हैं। जबकि पोस्ट मॉडर्निस्ट इस चीज़ को ही क्वेश्चन करते हैं कि सेक्स जो है बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन दे देता है, क्योंकि उनका मानना है कि बहुत बार वेमेन मेल्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती हैं, बहुत बार वेमेन जो होती हैं वो चाइल्ड बेयर भी नहीं कर पाती हैं। तो उनका कहना है कि सेक्स कोई क्लियर कट बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन नहीं दे देता है, ये कहना है। तो आज हमने कोर थीम पढ़ लिया सेक्स एंड जेंडर के बारे में, हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू यूएन विमेन 24.3% ऑफ ऑल नेशनल पार्लियामेंटेरियंस वर विमेन। ये 2019 का है और 1995 में 11.3% था, तो ऑलमोस्ट डबल हुआ है, जो कि बहुत स्लो रेट है। 50% ऑफ वुमेन हैं दुनिया में, उसमें सिर्फ 24% का ही रिप्रेजेंटेशन है, सिर्फ 24% ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। सिमिलरली एक डेटा है, और आपको तो पता ही होगा कि इंडिया का तो और डिसमल परफॉर्मेंस है, सिर्फ 14% ही वुमेन है पार्लियामेंट में। ऑक्सफैम इंडिया का है कि women and girls put in 3.26 billion hours of unpaid care work each day and every day. It is equivalent to the contribution of 19 lakh crore a year to the Indian economy. तो अगर किसी हाउसवाइफ को या होम मेकर को या किसी लड़की को ऐसा लगता है कि वो कोई काम नहीं कर रही हैं, तो उन्हें किसी ने कहा है, तो उन्हें ये डेटा ज़रूर दिखाना चाहिए कि वो लोग हर साल इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करती 19 लाख करोड़ इंडियन इकोनॉमी को। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, आप इन्हें ज़रूर कोट कीजिएगा आंसर में, आपका आंसर बहुत रिच लगेगा। That's it from my side. Thank you for watching my channel. If you liked my video, please subscribe and share. And if you think there's any improvement required, please comment on the section below.